गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी वीएस मैम और हम यूनिट पढ़ रहे हैं 6 यूनिट ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज़। उसका हम आज टॉपिक पढ़ेंगे 6.5 डेजर्टिफिकेशन और उसके कंट्रोल पढ़ने हैं हमें। तो फ़िलहाल हम आज डेजर्टिफिकेशन पढ़ेंगे और कॉजेज़ उसके क्या हैं वो पढ़ते हैं। डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशंस क्या क्या दी गई हैं वो सब हम पढ़ते हैं। डेजर्टिफिकेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, डेजर्टिफिकेशन एक टाइप का लैंड डिग्रेडेशन है। लैंड का ख़राब हो जाना, डिग्रेड हो जाना इन अ ड्राई लैंड्स, इन जहाँ पे बायोलॉजिकल जो प्रोडक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई उस लैंड की, क्योंकि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस थे या कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं जहाँ पे जो फर्टाइल एरिया जो लैंड थी वहाँ पे कुछ ऐसी नेचुरल और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हुई कि वहाँ का जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई, लॉस्ट हो गई। ठीक है, उधर की फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो के वहाँ पे एरिड बनने लगा, इंक्रीजिंग एरिड लैंड, जो जिसमें पानी की कमी होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, जो फर्टाइल नहीं होती हैं। जो डेजर्टिफिकेशन है ये एक स्प्रेड है एरिड एरियाज़ का, मतलब जितना भी फर्टाइल लैंड था, जितनी भी बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड थी वो कम होती गई और स्प्रेड होता गया एरिड लैंड, जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, पानी की बहुत कमी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, मतलब जो इसके लिए काम करते हैं, जो इस एक किसी भी लैंड को डेजर्ट बनाते हैं, उसमें क्लाइमेटिक चेंज वो भी एक फैक्टर होता है। पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उससे भी आप देख लीजिए कितनी गर्मी हो जाएगी, तो वो तो सारा पानी सूख ही लेती है कहीं से भी, तो जहाँ पे पानी की पहले से ही कमी हो। तो इसी ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारा जो पानी है वो एकदम से इवॉपरेट हो जाएगा, पीछे से जो ज़मीन रह जाएगी वो बिल्कुल बिना पानी के रहेगी, फटती हुई ज़मीन रहेगी। आपने देखा होगा बहुत सारी बंजर ज़मीनें, तो धीरे धीरे वही जाके फिर डेजर्ट बनती है। और बहुत सारा जब हम लोग अपनी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ करते हैं, ह्यूमन जब अपने फ़ायदे के लिए सॉइल को ओवर एक्सप्लॉइटेशन करता है, बहुत एक्सेस यूज़ करता है, इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। जब उसकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन होती है सॉइल की, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, उससे भी एक प्रोडक्टिव और एक बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी लैंड जो होती है, फर्टाइल लैंड जो होती है, वो धीरे धीरे डेजर्ट हो जाती है, धीरे धीरे उसकी डेजर्टिफिकेशन होती है। तो ये है कि डेजर्टिफिकेशन एक लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, एक प्रोग्रेसिव लैंड से वो एक ड्रायर लैंड बन जाती है, डेजर्ट बन जाती है। तो प्रीवियसली वो काफ़ी बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव थी और उसके बाद उसी लैंड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है वेस्ट लैंड में, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, वेस्ट लैंड बनती है, डेजर्ट बनती है वो। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस हैं, एक जो हमारे जो साइंटिस्ट लोग होते हैं इसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेशन दी गई डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कि गेस्ट एक थे जिन्होंने 2005 में बताया कि डेजर्टिफिकेशन है क्या। ये किसी भी लैंड का अगर देखा जाए, उसकी फर्टाइल लैंड का कन्वर्ट होना किसी ऐसे वेस्ट लैंड या डेजर्ट में, वही डेजर्टिफिकेशन है। तो गेस्ट ने 2005 में बताया कि डेजर्टिफिकेशन एक टाइप का लैंड डिग्रेडेशन है, जिसमें रिलेटिवली जो ड्राई एरिया ऑफ लैंड है वो बढ़ता जाता रहता है, बिकम्स इंक्रीजिंगली। जो अगर नॉर्मली कोई भी एरिया लैंड का है वो थोड़ा बहुत अगर ड्राई है, मगर डेजर्टिफिकेशन में वो उसका पूरा एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ड्राई की तरफ चला जाएगा, एरिड होता जाएगा। वो अपनी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो लूज़ करने लगेगा, उसके इर्द गिर्द या उसके अंदर भी जितना भी वाटर एब्जॉर्ब था वो लूज़ करने लगेगा। इवन वाटर ही नहीं, वहाँ की वेजिटेशन भी बिल्कुल सूख जाएगी, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो गेस्ट ने बताया कि ये डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा टाइप का लैंड डिग्रेडेशन है जिसमें लैंड क्या है वो धीरे धीरे सूखती जाएगी, एरिड बनती जाएगी,
और दिन ब दिन वो एरिड बनती जाएगी और वहाँ का वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन और जो भी वाटर बॉडीज़ है वो सूखने लगती हैं और डेजर्ट की तरफ अपना काम, अपना प्रोसेस चलाती रहती है। तो डेजर्टिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग ये होता है। जो डेजर्टिफिकेशन है इसको डिफ़ाइन किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उन्होंने अपने अपने टेक्स्ट में इसको डिफ़ाइन किया जब यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन किया टू कॉम्पैक्ट डेजर्टिफिकेशन। एक कन्वेंशन हुआ उनका, तो उन्होंने इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया। उन्होंने बताया कि लैंड डिग्रेडेशन जो है उसमें क्या होता है, जो एक प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव एक फर्टाइल लैंड जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होके एरिड बन जाती है, सेमी एरिड बन जाती है, ड्राई सब ह्यूमिड रीजन्स बन जाते हैं। ये मतलब एक अच्छी लैंड जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइप्स की लैंड में होती है, जो बिल्कुल सूखी हुई हो, जिसमें थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर होगा, या बिल्कुल थोड़ी सेमी एरिड होगी। तो इस तरीके से ये लैंड जो थी, लैंड का डिग्रेडेशन होता है। अच्छी खासी लैंड को एकदम लो लेवल पे आ जाती है, डिग्रेड हो जाती है। डिग्रेड का मतलब ये है कम हो जाना, नीचे आ जाना। तो ये किसकी वजह से होता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए क्लाइमेटिक वेरिएशन होती है। क्लाइमेट में जब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो तो उसकी वजह से हो जाती हैं, वो हो गया नेचुरल ही। बट वो नेचुरल क्लाइमेटिक चेंज जो हो रही है वो इस वजह से भी हो रही है क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो क्लाइमेट को चेंज होने में मतलब वो उसको ज़्यादा करवा सकती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वो तो पहले नॉर्मल था बट हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रही है। हमने ऐसी एक्टिविटीज़ की, ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एक लैंड की जो है डिग्रेडेशन वो हो रही है और वो डेजर्ट बन रहा है। देखा जाए तो हमारा लैंड का यूज़ करना, हम लैंड किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो भी हमारा इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट, उसको भी हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये सारा जो है डेजर्टिफिकेशन ही करवा रहा है। बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई तभी जाके यूनाइटेड नेशंस ने एक इसको डिफ़ाइन किया कि ये एक ऐसी लैंड डिग्रेडेशन है जिसमें लैंड की डिग्रेडेशन ऐसे ऐसे टाइप में बनती है, एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड रीजन्स। तो ये सब क्लाइमेटिक वेरिएशन और उसके ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड इतना डिग्रेड हो रही है। बहुत लोगों ने बहुत सारी जगह बहुत डेफिनेशन हुई इस डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड, मगर जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो था कि कौन सी जो डेफिनेशन है डेजर्टिफिकेशन को बताती है, वो थी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो एक डेफिनेशन निकली उनकी डिक्शनरी में। तो उन्होंने बताया कि जो डेजर्टिफिकेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो फर्टाइल जो भी लैंड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन डेजर्ट में होना। टिपिकली एक किसकी वजह से होता है? वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, क्योंकि पेड़ों जो होते हैं ना वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते रहते हैं, मॉइस्चर भी अवेलेबल रहता है। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो गई, सॉइल भी लूज़ होती गई, मॉइस्चर भी सारा उसका ख़त्म होता गया, न्यूट्रिएंट भी ख़त्म होते गए। तो इनके हिसाब से जो डेफिनेशन थी कि लैंड का एक वो एक फर्टाइल लैंड का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, प्रोसेस ऑफ फर्टाइल लैंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू डेजर्ट, टिपिकली किसकी वजह से होता है? वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना हो, एरिया में वेजिटेशन ही नहीं होगी, क्योंकि वेजिटेशन ही किसी लैंड को फर्टाइल बना के रखती है। तो अगर ड्रॉट हो, सूखा पड़ जाता है, या अगर हम इम्प्रॉपर या इनएप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि हम अगर देखा जाए सॉइल को हम एक ज़मीन पे हर साल एक ही टाइप के क्रॉप लगाते हैं, उससे क्या होता है? उससे उस सॉइल के न्यूट्रिएंट सारे ख़त्म हो जाएंगे, पीछे वो बचेगी ही नहीं, उसकी फर्टिलिटी रहेगी ही नहीं। हमारा इम्प्रॉपर इनएप्रोप्रिएट वे से सॉइल का यूज़ करना। अगर हम इसी तरीके से देखेंगे, अगर हम सॉइल में एक टाइम पे एक क्रॉप लगाएंगे, नेक्स्ट ईयर हम उस दूसरी क्रॉप लगाएंगे, तीसरे साल हम एक कोई और लगाएंगे, फिर चौथा साल आएगा, फिर हम पहली वाली रिपीट करेंगे। मतलब 3 साल तक हम अलग अलग क्रॉप लगाएंगे,
फिर चौथे साल हम फिर से पहली वाली से रिपीट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो उससे क्या होगा, जब रोटेशन होगी अलग अलग क्रॉप्स की, अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट की होती है, एक क्रॉप की अलग है, दूसरे क्रॉप की दूसरी है। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फिर न्यूट्रिएंट जो थे पहली वाली क्रॉप के, उनको वापस बनने में भी टाइम मिलेगा और वो बचे भी रहेंगे, ख़त्म ही नहीं हो जाएंगे सारे। ये होता है प्रॉपर मैनेजमेंट सॉइल का करवाना। बट इम्प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ कि हर साल एक ही टाइप का सॉइल लगाते गए, अच्छे से मैनेज नहीं किया। उससे क्या होता है, इम्प्रॉपर और इनअप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर से धीरे धीरे सॉइल जो है, लैंड जो है, वो डिग्रेड होती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है एकदम से एक डेजर्ट वाले एरिया में। ठीक है, तो ये सारी जो है, ये क्या है, बस यही एक फर्टाइल लैंड का धीरे धीरे बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डेजर्ट में कन्वर्ट होना। वो क्लाइमेटिक फैक्टर भी है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं, हमारा जो प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, सॉइल का ना करवाना, लैंड का ना करना, उसकी वजह से भी जो है ये होती है। तो इसीलिए जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने जो डेफिनेशन दी, वो मोस्टली काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन थी। डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्टिव पोटेंशियल जो होता है लैंड का, जिससे वो पैदा कर सकती है फसलें, अलग अलग क्रॉप्स, वो जो है उसका किसी भी लैंड का जब उसका डिग्रेडेशन होता है किसी भी फॉर्म ऑफ लैंड में, एरिड में, सेमी एरिड में, तो कितना प्रोडक्टिव कम होगा, ज़्यादा होगा, वो हम देखेंगे कि अगर मॉडरेट डेजर्टिफिकेशन हुई है तब उसमें जो प्रोडक्टिविटी थी पहले, अब वो कम हो जाएगी। कितना उसमें हो सकता है प्रोडक्टिव, 10 से लेकर 25% ड्रॉप होगा। अगर वो पहले 100% प्रोडक्टिव थी पर अब उसमें डेजर्टिफिकेशन हो गई है, तो मॉडरेट डेजर्टिफिकेशन है जो मीडियम लेवल की है, तब जाके उसमें 10 से लेकर 25%, मान लो अब वो 75% तक ही रहेगी प्रोडक्टिव, अब 100% प्रोडक्टिव नहीं है। इसी तरीके से अगर सीवियर डेजर्टिफिकेशन है तब जाके उसमें 25 से 50% के बीच में प्रोडक्टिविटी का ड्रॉप आएगा, मतलब 25 या 50% वो प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से वेरी सीवियर डेजर्टिफिकेशन अगर है तो 50% का एकदम से ड्रॉप आएगा। ठीक है, मतलब वो सिर्फ अब 50% ही प्रोडक्टिव है, उसमें बाकी जो है वो एकदम ख़त्म हो गया है लैंड। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन जो है वो कन्वर्शन है रेंज लैंड या इरिगेटेड क्रॉप लैंड का डेजर्ट में होना, ऐसी कंडीशन में होना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का फॉल होना। डेजर्टिफिकेशन क्या है कि वेजिटेशन और वेजिटल कवर जो होता है उसका लॉस हो जाना, ग्राउंड वाटर जो है उसका भी धीरे धीरे ख़त्म होना। धीरे धीरे ये जब लैंड होती है डेजर्टिफिकेशन की तरफ पहुंचती है तो इसका सॉइल इरोजन भी होगा, क्योंकि सॉइल इरोजन क्या है, जब लैंड जो है वो ड्राई होगी इजीली इरोड भी हो जाएगी, क्योंकि बाइंड करने के लिए ना पानी का मॉइस्चर है, ना कोई पेड़ पौधा है जो उसको बाइंड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, क्योंकि सूखी हुई चीज़ तो उड़ जाती है, हवा का झोंका आएगा वो एकदम से उड़ा के लेती है सूखी चीज़ों को, पर गीली चीज़ों को उड़ा के नहीं ले सकती है वो। तो इसीलिए वो सीवियर सॉइल इरोजन हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन एक ग्लोबल इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है आजकल के लिए, और ज़्यादातर तो ये मैन मेड प्रॉब्लम है। इतना नेचुरल नहीं था, नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से इतना लॉस नहीं होता है। कोई भी प्रॉब्लम नेचुरल जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि नेचर अपना काम अगर ख़राब करता है कोई, फिर से वो उसको रिन्यू भी करता है, ठीक करना भी वो नेचर को आता है। वो रिजनरेट भी करता है, डिस्ट्रक्शन भी करता है, रिजनरेशन भी करता है। मगर जो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से कोई काम होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और वो ह्यूज अमाउंट पे होता है वो काम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं डेजर्टिफिकेशन के, थोड़े से हम उसको इलॉबरेट करके पढ़ते हैं। कॉजेज़ ऑफ डेजर्टिफिकेशन, सबसे पहला है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग सबसे पहले इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। ओवर ग्रेजिंग होता है जानवरों का कहीं पे जाके चरना, मतलब खाते हैं घास फूस। ठीक है, जब वो घास खाते हैं तो वो पूरा जड़ों से निकाल लेते हैं उस घास को, पीछे मिट्टी ही बचती है। जब बहुत
ग्रेजिंग नॉर्मल ठीक है, ओवर ग्रेजिंग किसी चीज़ का भी एक्सेस हो जाना वो हानिकारक है। पहले इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, पहले रेनफॉल होती थी, एनिमल उसी तरफ चलता था, लोग भी अपने एनिमलों के पीछे पीछे चलते थे, अलग अलग लोकेशन पे जाते थे और एक लोकेशन पे उनका बर्डन नहीं पड़ता था, तो ओवर ग्रेजिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। आजकल लोग एक ही जगह रहते हैं, एनिमल को भी वहीं रखते हैं, क्योंकि आजकल अपने पास अपना खाना बहुत ज़्यादा मिला है, हर जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपनी जगह एक ही जगह रहे, एनिमल को भी एक ही जगह रखा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस एरिया में ओवर ग्रेजिंग हो गई, बार बार एक ही चीज़ का हो जाना। तो जब जानवर लोग एक ही फील्ड के ऊपर ग्रेजिंग करते गए तो बर्डन पड़ गया ना उसमें, वो सारे पेड़ पौधे जड़ों से निकल आ जाते हैं। कितना ज़्यादा वहाँ एकदम जब वो ग्रास खाएंगे, उस घास को वापस उगने में भी बहुत टाइम लगता है, वो उसको जड़ों से ही निकाल लेते हैं, टाइम ही नहीं देते उसको वापस घास को आने में। तो वो ओवर ग्रेजिंग जो है ये एनिमल्स की उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन का कारण बनती है ये, ठीक है, एक कॉज बनती है ये। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है ये मेन असल में जो ड्राइविंग फोर्स है पीछे डेजर्टिफिकेशन का, एक ड्राइवर का काम करती है, सबसे मेन कारण है, ठीक है। और जो डेजर्टिफिकेशन जो है ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कैसे मेन कारण है, जैसे हम देखेंगे आजकल जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डेजर्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर आई एम सॉरी फॉरेस्ट का बहुत इस्तेमाल करते हैं। फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अपने फर्नीचर अपने घरों के लिए हर चीज़ लेके आते हैं। ये सारा जो है आजकल हम देखेंगे फॉरेस्ट से हमें हर कोई चीज़ मिलता है, तो हम उस फॉरेस्ट को हैफाजर्डली काटे जा रहे हैं, मगर पीछे से पेड़ को उगने में तो टाइम लगता है, वो कब बड़ा होगा, पर जिस स्पीड से हम काट रहे हैं उस स्पीड से तो पेड़ उगेगा नहीं, उतना बड़ा तो होगा नहीं उतना। तो जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं, टिम्बर हार्वेस्टिंग के लिए, सबसे पहली बात है हम फॉरेस्ट को कट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। टिम्बर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन का बर्डन फॉरेस्ट के ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमें फॉरेस्ट से चीज़ें चाहिए होती हैं, जितने जितने ज़्यादा लोग उतना उतना बर्डन फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है, उतना ज़्यादा डिमांड हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है, फॉरेस्ट ख़त्म हुआ तो वो पूरी लैंड जो है वो ऐसी ही रह गई, उसको होल्ड करने के लिए कोई नहीं, तो ना बारिशें होंगी ना उस लैंड को होल्ड करेगा कोई। ट्री जो होता है ये एक कवर होता है उस एरिया के लिए, उस पूरे उस लैंड के लिए एक कवर का काम करती है, उसको इरोड नहीं होने देती है, इरोजन वहाँ नहीं रहता है। मगर जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो वो एकदम से इरोड हो जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाता है, सॉइल एकदम से फ्री हो जाती है, लूज़ हो जाती है और वॉश आउट हो सकती है किसी भी फ्लड या रेन की वजह से, या विंड इरोजन आ गया, विंड से हो जाती है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बचे नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स उधर पे ऐड करता रहता है। पर जब फॉरेस्ट ही नहीं बचेगा तो वो सॉइल धीरे धीरे इनफर्टाइल होती जाएगी, यूजलेस होती जाएगी। जब ना न्यूट्रिएंट्स हो ना मॉइस्चर हो तो धीरे धीरे वही फॉरेस्ट की लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय होके क्या बन जाएगी, डेजर्ट बनेगी, ठीक है। उसके बाद है फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब हमें अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ना हो, जब हमें फार्मिंग की टेक्निक्स ही ना पता हो कि किस तरीके से हमें लैंड को यूज़ करना है, तो वो भी लैंड को डिग्रेड करने में अपना योगदान देती हैं। फार्मर्स जो होते हैं उनको लैंड को एफिशिएंटली ट्रीट करना नहीं आता है, यूज़ करना नहीं आता है। वो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंड में हमेशा क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, एक साल एक क्रॉप है, दूसरे साल दूसरी होनी चाहिए। बट अगर हम कंटिन्यूसली एक ही क्रॉपिंग करेंगे तो उससे सॉइल के न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाएंगे, सॉइल का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा और सॉइल में वो फर्टिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हर क्रॉप का अपना अपना एक न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। हर साल अगर हम एक ही क्रॉप लगाते जाएंगे तो न्यूट्रिएंट कहाँ से बनेंगे, वो तो ख़त्म होते जाएंगे। इसलिए हमें रोटेशन करनी चाहिए, बट अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं होगी तो वो भी डेजर्टिफिकेशन का कारण बनती है। इसके बाद है फोर्थ वन, माइनिंग एंड क्योरिंग। माइनिंग जो होता है
जब हम खान खोदते हैं तो जब खान ही खोद दी, पूरा का पूरा पहाड़ों से उतार दिया, पूरा पूरा ज़मीन नीचे से उखाड़ ली, तो सारा मिनरल जो है वो निकल जाता है। तो जब रिमूवल ऑफ मिनरल्स हो गए सॉइल से, तो वो भी रीज़न बन गया डेजर्टिफिकेशन का। माइनिंग जो होती है पूरा वेजिटेशन को डिसअपियर करती है। लैंड एकदम से एक्सपोज हो जाती है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है, वो एकदम से एक्सपोज होती है एनवायरनमेंट को, एक एटमॉस्फेयर को, या किसी भी ऐसी एजेंट के लिए जो उसको एकदम से इरोड कर सकती है। विंड हो, ये पानी हो, रेनफॉल हो, वो एकदम से उसको इरोड करके ले सकती है, क्योंकि वेजिटेशन उसका कवर थी, उसका प्रोटेक्टिव कवर थी। बट माइनिंग सारा उखाड़ के ले जाती है। तो जब हमें डेजर्टिफिकेशन को चेक करना है, हमें हमेशा इको फ्रेंडली माइनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। ऐसी एफर्टली उठा के माइनिंग नहीं करनी है, क्योंकि वो पूरा का पूरा मिनरल, न्यूट्रिएंट्स ये सब निकाल के ले जाएगा, तो पीछे से तो डेजर्टिफिकेशन होगी। 5th वन है अर्बनाइजेशन और अदर टाइप्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमने देखा कि जो डेवलपमेंट जो होती है, जो लोग अपने लिए डेवलपमेंट करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो उस टाइम पे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि हम अपनी फ़ायदे के लिए तो डेवलपमेंट करा रहे हैं, मगर पीछे से हमारे उस एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। वो हैफजर्डली किसी जगह बिल्डिंग बनानी है, अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा सिटीज़ बनानी है, पीछे से पेड़ काटे जा रहे हैं, हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, लूज़ हो रही है वो सॉइल, केमिकल्स का एक्सपोजर हो रहा है। या अगर हम एग्रीकल्चर भी आजकल करते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इतना केमिकली वो मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइज़र जो होते हैं, वो पूरा सॉइल को ख़राब करती है। हम कभी भी नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नेचुरल फर्टिलाइज़र को थोड़ा टाइम लगता है अपना काम दिखाने में। जो केमिकली बने होते हैं फर्टिलाइज़र, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बेशक प्रोडक्टिविटी बहुत जल्दी देते हैं, मगर बहुत हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, पूरा ग्राउंड को ख़राब कर देते हैं। और अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट के चक्करों में हम पूरा सॉइल को ख़राब करते, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम कहीं पे भी लगा देते हैं, प्लांट वहाँ ग्रो ही नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे डेजर्टिफिकेशन हो रही होती है। 6th वन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ह्यूज रोल करता है डेजर्टिफिकेशन में। आजकल देखेंगे आप, जितना जितना हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उतना उतना ज़्यादा तो जो सॉइल में अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स या कुछ वाटर बचा है, वो पूरा इवॉपरेट होता है, पूरा एकदम से सूख जाती है लैंड, वो ड्रॉट होता है, मतलब वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो जब ड्रॉट है तो वो भी एक डेजर्टिफिकेशन ही हो जाएगी उस लैंड की, सूखा पड़ जाएगा, तो लैंड में तो कुछ बचेगा ही नहीं, ना कोई वेजिटेशन रहेगी, ना कोई न्यूट्रिएंट रहेगा, पूरा का पूरा सूखा हो जाएगा, एकदम से इरोड भी हो जाएगा, पूरा वो बंजर ज़मीन हो जाएगी। जो क्लाइमेट का है, क्लाइमेट जो है वो धीरे धीरे क्या करता है, अपना काम करता है, मगर जब क्लाइमेट में कोई चेंजेस आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि वो बहुत लाइफ तक, बहुत टाइम तक ये चलता है क्लाइमेट का। ठीक है। उसके बाद है 7th वन, नेचुरल डिज़ास्टर्स। बहुत सारे जो नेचर जो है, जब इसमें कोई डिज़ास्टर आता है, फ्लड आ गया, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, बारिश ही ना होना, बहुत सालों तक अगर बारिश ही नहीं हुई तो लैंड कहाँ से पानी लाएगी, वो तो बारिश से ही लाती है ना। तो अगर बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि क्लाइमेट में ऐसी चेंजेस हो रही हैं कि कहीं एक ऐसे एरिया में इतनी बारिश पड़ रही है कि फ्लड आ रहा है, और ऐसे कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पानी है ही नहीं, बारिश आ ही नहीं रही है, तो वहाँ का तो सारा ख़त्म हो गया। जहाँ फ्लड आ रहा है वो भी पूरा सॉइल को उड़ा के लेके जाती है, वो भी वहाँ, क्योंकि हमने तो पेड़ पौधे काट दिए, तो सॉइल को पकड़ के कौन रखेगा, फ्लड से भी सॉइल पूरा उखड़ ले जाता है। अब जहाँ बारिश हो ही नहीं रही वहाँ सूखा पड़ रहा है, सॉइल बिल्कुल खुद ब खुद लूज़ हो रही है। अगर हम वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन नहीं भी करते हैं तो भी वो खुद ब खुद सूख जाएगा, क्योंकि पानी ज़मीन में है ही नहीं। जब ज़मीन में पानी नहीं है तो पेड़ पौधा फलेगा कैसे, फूलेगा कैसे, वो तो खुद ब खुद नहीं भी काटे तो भी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारा डैमेज होता है बाय नेचर, अगर नेचर डिज़ास्टर करने पे आ जाए। बट नेचर भी डिज़ास्टर तब करता है ना जब हमने ऐसी एक्टिविटीज़ की होती है। हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही नेचर में चेंज आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही नेचर में इतना चेंज आया कि कहीं पे बारिश इतनी हुई और कहीं पे बिल्कुल भी
बारिश नहीं हो रही है। दोनों जगह पे पूरा का पूरा लैंड को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब कल हम पढ़ते हैं इसके इफ़ेक्ट्स और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करें इस डेजर्टिफिकेशन को।